महान व्यक्ति हुए हैं राजीव दीक्षित जी। सुना है कभी आपने उनके बारे में? राजीव दीक्षित जी ने निष्काम भाव से देश की सेवा की है, अपनी वाणी से खूब जगाया था लोगों को, लेकिन लोगों ने उनको जहर देकर मार दिया था। क्यों? क्योंकि वो अच्छा कार्य कर रहे थे। आप कभी उनकी वीडियो YouTube पर देख लेना, राजीव दीक्षित जी खूब मिल जाएंगे। लेकिन उन्हें जान से इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो समाज के लिए, देश के लिए अच्छा कार्य कर रहे थे। जो वैज्ञानिक इस पर रिसर्च करते हैं ना, वो कहते हैं कि 7 साल पेप्सी पियो तो अंतड़ियों में कैंसर हो जाएगा, 5 साल पियो तो नपुंसकता आ जाएगी। वैज्ञानिक तो बोलते हैं कि 1 इंजेक्शन पेप्सी ब्लड में लगाओ तो हृदय घात की संभावना पैदा हो जाए। कई वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि गर्भवती माँ अगर कोका कोला पी ले तो गर्भ में बच्चा विकलांग पैदा हो। आंख में पेप्सी कोक डाल दिया तो आंखों की रोशनी चली जाए, दांत डाल दिया तो दांत गायब हो जाता है। अभी ये कोई पीने की चीज? मत पियो। अपने पास बहुत कुछ है पीने के लिए, संतरे का रस, मौसमी का रस, नींबू की शिकंजी, नारियल का पानी, दही की लस्सी, गाय का दूध, कुछ नहीं मिले तो घड़े का पानी। हमारे देश में जिन लोगों ने शहादत दी, जिन लोगों ने बलिदान किया, जिन लोगों ने कुर्बानी दी, ऐसे लोग इस देश की सरकार की सूची में कहीं नहीं है। और जिन लोगों ने देश से गद्दारी की, अंग्रेजों से वफादारी की, अंग्रेजों से दोस्ती की, अंग्रेजों का सहयोग किया, वो इस देश की शासन व्यवस्था में सबसे ऊंचे पदों पर बैठे हुए। ठाकुर रोशन सिंह के परिवार के लोग, चंद्रशेखर आजाद के परिवार के लोग अभी भी मध्य प्रदेश में बड़ी जलालत और गरीबी की जिंदगी जी रहे हैं। जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपने जीवन में से कुछ नहीं गंवाया, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में कभी कोई भाग नहीं लिया, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपने खून की एक बूंद भी कभी दान नहीं की, उन लोगों के हाथ में पूरे देश की शासन व्यवस्था हो, और जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपना सब कुछ गंवाया, वो तिल तिल भूखे मरे, चाय बेचनी पड़े, पकौड़ियां बेचनी पड़े उनको, ये हमारे लिए बहुत शर्मनाक है, बहुत अफसोस है। इस व्यवस्था को ठीक करना है। अमेरिका ने इस पे पेटेंट किया हुआ है कि काली मिर्च को चूसने मात्र से खांसी ठीक हो जाती है। ये तो हमारे देश में लाखों माताएं बहनें रोज करती हैं। सब जानते हैं कि काली मिर्च को चूसो तो खांसी ठीक हो जाती है। उन्होंने पेटेंट करा लिया इस पे, हमें मालूम ही नहीं है। अब तो गोमूत्र पर पेटेंट करा ले रहे हैं वो तो लूट रहे हैं हमारी संपत्ति को। हम सो रहे हैं अभी भी कुंभकर्ण की नींद में। तो मैं आपसे कहने आया, जागो, इस भारतीय चिकित्सा व्यवस्था का प्रचार करो, और इतना प्रचार करो कि ये एलोपैथी बह जाए यहां से। मतलब मैं कहना चाहता हूं, 9 पढ़ जाए, 10 पढ़ जाए, 12 पढ़ जाए, 16 पढ़ जाए, इससे कुछ लेना देना नहीं। ज्ञान जो है ना, डिग्रियों से नहीं तोला जाता है। ज्ञान अलग चीज है, डिग्रियां बिल्कुल अलग चीज है। मैं तो इसी देश की कहानी देखता हूं। धीरूभाई अंबानी 9 क्लास फेल हो गया, पेट्रोल पंप पे नौकरी करना शुरू किया और रिलायंस नाम का एक एम्पायर खड़ा कर दिया जो सारी दुनिया में 4.5 लाख करोड़ का है। 9 क्लास फेल आदमी 4.5 लाख करोड़ का एम्पायर खड़ा करके छोड़ गया। इसका माने ज्ञान का डिग्री से कोई संबंध नहीं है। घनश्याम दास बिरला 4 क्लास पढ़े, स्कूल और गांव छोड़कर निकल गए, लोटा लेकर कलकत्ता पहुंच गए और इतना बड़ा खानदान बना दिया, बिरला एम्पायर, जो आज लाखों करोड़ का है। 4 क्लास पास आदमी ने किया। बिरला जी कहा करते थे कि क्लास पास करना कोई महत्व की बात नहीं है, जीवन की तुलना। भारतवासियों ने सबसे पहले शराब कब पी? तो अब तक मुझे जो प्रमाण मिले हैं वो प्रमाण कहते हैं कि 1760 के पहले तक किसी भी भारतवासी ने कभी भी शराब नहीं पी, और वो कलकत्ता में पी गई। और उस शराब की दुकान को स्थापित कराया रॉबर्ट क्लाइव नाम के एक अंग्रेज ने, और कंपनी का राज चलता था इस देश में, ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो कानून बनवाया, कानून से लाइसेंस दिया गया, और उस लाइसेंस के आधार पर कलकत्ते में पहली शराब की दुकान खुली 1760 में। मैं इलाहाबाद से आया हूं, मेरा नाम राजीव दीक्षित है, और पिछले कुछ वर्षों से मैं भारतीय संस्कृति और इस राष्ट्र को बचाने के एक आंदोलन में लगा हुआ हूं। उस आंदोलन का नाम है आजादी बचाओ आंदोलन। ये आंदोलन सन 1992 से चल रहा है, और जब से ये चल रहा है तब से मैं इसमें लगा हुआ हूं। पेशे से मैं इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन का इंजीनियर रहा, और एक रिसर्च प्रोजेक्ट में मैंने काम किया। लेकिन सन 1992 में अपना सारा काम छोड़कर
अपने कैरियर को छोड़कर, अपने सारे धंधे को छोड़कर राष्ट्र को बचाने के लिए, संस्कृति को बचाने के एक आंदोलन में मैं लग गया। हमारे देश में हम एक जिम्मेदार नागरिक बने, ना कि किसी कंपनी के उपभोक्ता। आजकल एक सर्व शिक्षा अभियान चल रहा है ना, सर्व शिक्षा अभियान का एक ही उद्देश्य है, हर व्यक्ति को ABCD सिखाना। और ABCD सिखाने के पीछे उद्देश्य क्या है? टीवी पर आने वाले विज्ञापन वो पढ़ सके, L फॉर लक्स, P फॉर पेप्सी, C फॉर कोका कोला, ये बताना उसको। ABCD बताने के पीछे एक ही उद्देश्य, और कोई उद्देश्य नहीं। वो कहते हैं ना साक्षरता साक्षरता साक्षरता, शिक्षा की बात नहीं करते, साक्षरता की बात करते हैं, ताकि विज्ञापनों में फर्क आप पढ़ सकें और एक अच्छी कंपनी के अच्छे उपभोक्ता बनकर अपनी जेब कटवा सकें और उस कंपनी की लूट बढ़ा सकें। तो हमें पूरी शिक्षा व्यवस्था जो कंज्यूमर बनाने के लिए मैकॉले हमारे यहाँ छोड़कर गया, इसको बदल देना है और एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक बनाने की शिक्षा व्यवस्था हमें लानी है। अमेरिका में और यूरोप के देशों में जो किसान खेत में जहर नहीं डालते, उनको 400% तक सब्सिडी दी जाती है सरकारों की तरफ से, ज्यादा कीमत दे के खरीदती है। तो अपने देश में यूरोप और अमेरिका के किसानों को वो कहते हैं कि जहर मुक्त खेती करो, विष मुक्त खेती करो, खेत में जहर मत डालो और ज्यादा पैसा ले लो सरकार से। और वही देश की कंपनियां भारत में आकर उल्टा काम करती हैं, जहर युक्त खेती कराती हैं, विष युक्त खेती कराती हैं और हमारे खेतों की धमनियों में, हमारी धरती माता की धमनियों में इतना जहर इतना जहर इतना जहर डलवा दिया है कि आपके खून में, मेरे खून में, भारतवासियों के खून में ये जहर आने लगा है। आंवला ही एक फल है, खट्टा है, सिट्रिक एसिड भरपूर मात्रा में है, विटामिन C भरपूर मात्रा में है, कैल्शियम उसमें भरपूर है। यही एक फल है जो दूध के साथ जरूर खाएं। बाकी कोई फल जिसमें खट्टापन है वो दूध के साथ ना खाएं। आम भी, आम अगर खट्टा है तो दूध के साथ ना खाएं, मीठा है तभी खाएं। आम और दूध की दोस्ती बहुत जबरदस्त है, लेकिन खट्टे आम की दूध से दोस्ती नहीं। मीठा आम, एकदम मीठा आम, पका हुआ आम, उसी को दूध के साथ खा सकते हैं। कभी भी शहद और घी एक साथ ना खाएं। दुनिया का सबसे खराब जहर है ये, शहद और घी। शहद खाना है तो घी ना खाएं, घी खाना है तो शहद ना खाएं। भारत के एक वैज्ञानिक हुए बहुत बड़े व्यक्ति प्रोफेसर जगदीश चंद्र बोस की एक छोटी सी घटना आपको सुनानी है। आप जानते हैं प्रोफेसर बोस का काम क्या था? उन्होंने आधुनिक जगत में यह सिद्ध किया कि पेड़ पौधों में जीवन होता है और उनकी इसी खोज पर उनको नोबेल पुरस्कार मिला। जब वो ये प्रयोग कर रहे थे कि पेड़ पौधों में जीवन होता है, तो उन्होंने अपने हाथों से लिखे हुए लेखों में ये कहा है कि मैंने मेरे घर में कुछ पौधे रखे, आधे आधे उनका बंटवारा किया, एक हिस्से में कुछ पौधे, दूसरे हिस्से में कुछ पौधे। अब प्रोफेसर बोस क्या करते थे, सवेरे ही सवेरे सोकर उठें तो एक हिस्से के पौधों को जाकर गालियां देते थे, तुम नालायक हो, निकम्मे हो, नकारा हो, और दूसरी तरफ के जो पौधे थे उनको वो प्रशंसा करते थे, तुम बहुत अच्छे हो, बहुत सुंदर हो, तुम्हारे गुण बहुत अच्छे हैं, ऐसा ऐसा रोज बोलते थे। 6 महीने तक उन्होंने ये किया और दोनों ही पौधों को पानी बराबर दिया, खाद बराबर दिया, लेकिन कुछ पौधों को गालियां दी और कुछ को प्रशंसा किया। 6 महीने के बाद परिणाम यह हुआ कि जिन पौधों को गालियां दी गई वो सब सूख गए, सब सूख गए, एक भी हरा नहीं बचा, और जिनकी प्रशंसा की वो 2 गुने से ज्यादा बड़े हो गए। इस पर जापान में सबसे ज्यादा रिसर्च हुई है, आप हैरान हो जाएंगे। जापानियों ने अरबों डॉलर इस पे बहा दिया। एक सूत्र पर शोध करा है पिछले 40 साल, सवेरे उठकर पानी पीना। हमारे ऋषि मुनि हजारों साल पहले फोकट में बता गए सवेरे उठ के पानी पियो, और हम पीते भी रहे और उसके फायदे हमको होते रहे। अब वो फायदे हमको हजारों साल पहले मालूम है। सुबह उठकर पानी पियो तो 2 बड़े लाभ हैं। सबसे पहला लाभ है कि रात भर को मुंह की लार जो जमा हो गई वो अंदर गई, जो बहुत ज्यादा एल्केलाइन होती है। आप जानते हैं ये लार जो है ना क्षारीय होती है, और सुबह सुबह पेट में सबसे ज्यादा अम्ल तैयार होता है, तो सुबह की लार पेट में जानी ही चाहिए ताकि अम्ल को वो न्यूट्रलाइज करे। अम्ल और क्षार दोनों मिले तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं। तो सुबह उठते ही पानी पी लिया, लार अंदर चली गई, अम्ल को उसने शांत कर दिया। और जिनके पेट का अम्ल शांत है उनके रक्त में अम्ल नहीं बढ़ेगा, और जिनके रक्त में अम्ल नहीं बढ़ेगा उनको सैकड़ों बीमारियां होने की दूर दूर तक संभावना नहीं। हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषियों ने समझाया। दूसरा फायदा ये कि सुबह उठते ही पानी पी लिया, वो पानी बड़ी आंत में पहुंच गया, बड़ी आंत की उसने सफाई। जिनके दांत पीले हो गए, आम का पेड़ देखा, उसका पत्ता तोड़ लो, आम के पेड़ के पत्ते को चबाओ, थोड़ी देर चबाने के बाद वो चटनी जैसा होगा, लुगदी बनेगी, उसको दांतों पे रगड़ दो, दांत एकदम किटकिट करने लगते हैं, एकदम साफ। ये सब फोकट का इलाज है कि नहीं? आप बोलेंगे जी अंतरराष्ट्रीय व्यापार करना है तो अंग्रेजी की जरूरत है। कुछ जरूरत नहीं है। जापान बिना अंग्रेजी जाने सीखे समझे अंतरराष्ट्रीय व्यापार करता है। जापान का प्रधानमंत्री भी अंग्रेजी नहीं जानता, चपरासी भी अंग्रेजी नहीं जानता, सारी दुनिया में उनका माल बिकता है बिना अंग्रेजी के, तो हमारा क्यों नहीं बिकेगा?
रूस बिना अंग्रेजी के इतना व्यापार कर सकता है, जर्मनी बिना अंग्रेजी के इतना व्यापार कर सकता है। आपको मालूम है इंजीनियरिंग के सबसे अच्छे सामान दुनिया में जर्मनी के ही हैं, और वो बिना अंग्रेजी के कर रहे हैं। फ्रांस वाले बिना अंग्रेजी के अपना काम चला सकते हैं, नीदरलैंड वाले बिना अंग्रेजी के काम चला सकते हैं, तो हम भी चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें अपनी भाषा पे स्वाभिमान और गौरव करने की बात है, कमी कुछ नहीं है हमारी भाषा। मुझे तो दुख होता है कि हम हिंदुस्तानी अंग्रेजी के चक्कर में फंस के ना तो हिंदुस्तानी रह गए ना अंग्रेज बन पाए, बीच में हो गई खिचड़ी हमारी। अंग्रेजी में एक शब्द है पीयूटी, पुट। बीयूटी तो पीयूटी पट होना चाहिए, सीयूटी कट, बीयूटी बट तो पीयूटी पट। अगर पीयूटी पुट तो सीयूटी कुट, बीयूटी बुट, यही होना चाहिए ना। क्या मूर्ख लोगों की भाषा है, ग्रामर ही नहीं है। एक शब्द है अंग्रेजी में, उसमें कहते हैं केमिस्ट्री, CHEMISTRY, केमिस्ट्री। तो यहां पे CH जो है ना का हो गया, ठीक है, तो केमिस्ट्री में CH का हो गया, तो चोपड़ा में कोपड़ा होना चाहिए। और CHOPA को चोपड़ा करे तो CHEMISTRY को केमिस्ट्री कहो। फिर एक जगह CH का है, एक जगह CH चा है, कुछ समझ में नहीं आता क्या इनका हिसाब किताब है। मूर्खों की भाषा है ये। खाज है, खुजली है, दाद है, सोराइसिस है, इचियोसिस है, एक्जिमा है, त्वचा के किसी भी रोग, सब में पुदीने के पत्ते की चटनी लगाओ, सब बीमारी मिटा देता है। बड़े से बड़ा जले का दाग पुदीने के पत्ते की चटनी से मिट जाता है। जब तक भ्रष्टाचार पर हम रोक नहीं लगाते, कानून नहीं बनाते, कठोरता नहीं उठाते, तब तक तो किसी का भी विकास होना संभव नहीं। अब एक तरफ ये स्थिति है, सरकार के पास पैसे नहीं है इलाज करने, और दूसरी तरफ बीमारियां रात दिन बढ़ रही हैं, तो क्या किया जाए? तो एकमात्र उपाय है कि हर आदमी को इलाज करने के लिए खुद तैयार किया जाए। हमारे बजट में 2 शब्द इस्तेमाल होते हैं, अक्सर आप बजट भाषण सुने ना, तो सरकार का वित्त मंत्री जब बजट पेश करता है तो 2 शब्दों को बार बार रिपीट करता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर, प्राइवेट एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर, प्राइवेट एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? सरकार के द्वारा किया गया खर्चा। तो मैंने कहा हर व्यक्ति पर 37 रुपए खर्च होगा सरकार का, ये है पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो प्राइवेट एक्सपेंडिचर आपके द्वारा आपके लिए किया गया खर्चा, वो है प्राइवेट एक्सपेंडिचर। जब सरकार खर्च नहीं करेगी चिकित्सा पर, तो आपको ही खर्च करना पड़ेगा अपनी चिकित्सा पर। तो दुख ये है कि आप 21 लाख करोड़ का तो टैक्स दे देते हो, फिर उसके बाद अपने इलाज पर 7 लाख करोड़ रुपए और खर्च करते हो। के बीच दुनिया में ऐसा कौन सा आदमी है जिसके बारे में आप मुझे बताइए, जो पैदा करने वाली चीज का भाव खुद तय ना करे? ऐसा कौन सा आदमी? एक ही है, वो किसान, और कोई नहीं। जूते बनाने वाला मोची भी अपने जूते का भाव खुद तय करता है और आपके साथ बार्गेन करता है। मेरा जूता 250 रुपए का है, लेना है लो, नहीं तो चले जाओ। किसान बेचारा ये भी नहीं कर सकता कि मेरा गेहूं इतने रुपए का है, लेना है ले लो, नहीं तो आगे चले जाओ। किसान न गेहूं का भाव तय कर पाता है, न चावल का, न चने का, न दाल का, न मटर का, न तिलहन का, न दलहन का। कोई भाव तय करने का अधिकार सरकार ने किसानों को नहीं दिया है। किसानों की वस्तुओं का भाव वो लोग तय करते हैं जो कभी किसान के बेटे नहीं रहे, जिन्होंने कभी खेती नहीं की, जिनको ये भी नहीं मालूम गेहूं का पौधा होता है कि पेड़ होता है। मैं आपको पूरी ईमानदारी से कह रहा हूं, एक कमीशन है भारत सरकार। मैं आपको एक पुरानी घटना सुनाता हूं। भारत के एक प्रधानमंत्री थे, पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी। उनका बड़ा बेटा हर समय अंग्रेजी में फेल होता था। अब प्रधानमंत्री का बेटा अंग्रेजी में फेल हो सकता है, तो किसान का बेटा फेल हो जाए तो कौन सी बात? शास्त्री जी को उसकी कोई चिंता नहीं थी। वो तो कहा करते थे कि ये हिंदी में फेल हुआ, तब इसकी मैं मरम्मत करूं। अंग्रेजी में फेल हो जाए तो क्या फर्क पड़ता, हो गया। तो ये हमें सबको समझना है। और मोटी सी बात है कि जब इंग्लैंड का कोई आदमी अपने बच्चे को हिंदी में नहीं सिखा रहा, पढ़ा रहा, तो आप क्यों सिखा पढ़ा? ट्रैक्टर खरीदो, ट्रैक्टर कितने का? 5 लाख का। 5 लाख का जो ट्रैक्टर हम खरीदते हैं ना, वो कारखाने में 80,000 में बनता है, सिर्फ 80,000। बाकी टैक्स है और कंपनी का मुनाफा। अंग्रेजी में एक शब्द होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन का खर्च, लागत का खर्च, माने वस्तु को बनाने में कुल कितना खर्चा होता है वो। तो ट्रैक्टर का 80,000 का